एक बार पुनः सभी दर्शकों का स्वागत है तभी मीडिया में। और एक बार फिर से मेरे साथ माननीय योग सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति सुभाष गुप्ता जी, जो साथ में पब्लिक सर्विस कमीशन में भी सेवानिवृत्त फॉर्मर मेंबर रहे हैं। बहुत क्रूशल विजन पर, और हमारे लिए सौभाग्य की बात है इसी धरती के जन्मे ऑनरेबल जज सुभाष गुप्ता सेवानिवृत्त के बाद भी बहुत एक्टिव हुए हैं और कानून के बारे में सभी कानून जानने वालों के लिए बहुत शिक्षा देते हैं। और उसी की शिक्षा तभी मीडिया के माध्यम से मैं आप दर्शकों तक दे रहा हूं। जज साहब, बहुत बहुत स्वागत, थैंक यू वेरी मच। एक क्रूशल सब्जेक्ट है, उस पर आपने हमारे आमंत्रण को स्वीकार किया। आपका स्वागत करते हुए कमेंट जानना चाहूँगा, चूंकि विषय है कि अब लोकसभा के चुनाव के बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव की बयार बहने की उम्मीद बनी है, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जब धारा 370 केस को सुना, उन्होंने धारा 370 को पुनर्जीवित करने के लिए इनकार कर दिया, मगर ये भी कहा कि जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र की बहाली के लिए विधानसभा के चुनाव जरूरी है। उन्होंने कहा कि आप सितंबर तक चुनाव करवाएं। जम्मू कश्मीर की आप भली भांति परिचित हैं, दर्शक भी परिचित हैं। 5 लोकसभा की सीटों में चुनाव संपन्न हो गया है। केंद्रीय गृह मंत्री ने भी कह दिया है और प्रधानमंत्री ने भी कह दिया हम चुनाव करवाएंगे। बहुत सी बातें के साथ स्टेटहुड फिर मिलेगी। और धारा 370 के बारे में आपसे असीम अनुभव दर्शकों के लिए बांटने के लिए पहला आपका कमेंट, क्या अब वाकई में बहुत जल्द विधानसभा के चुनाव हो जाएंगे, जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड मिलेगा और धारा 370 में क्या कुछ और होगा? तो धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया आपने आपके चैनल पे बात करना, और ये बड़ा एक ज्वलंत मुद्दा है। मुझे लगता है आज भी एक स्टेटमेंट ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब की न्यूज में है। तो मैं ये कहता हूं आपका जब ये फैसला हुआ आर्टिकल 370 के रिलेटेड, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक यूनानिमस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो हेडेड बाय डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने जो फैसला किया 11 दिसंबर आई थिंक 2023, तो उन्होंने सारी बातें जो डिस्कस हुई, और काफी लंबा आपको जानकारी में है कि काफी इसमें बेस मुहासा हुआ जो दोनों तरफ से, और काफी इस पे लंबी जो प्रक्रिया चली आर्गुमेंट्स, और संविधान के हर एक जो मुद्दे उठाए गए उसको सेट भी कहते हैं बड़े बारीकी से उस पर सुना गया और उस पर बात हुई। तो नतीजन जो हमारे रिलेटेड है, जो जम्मू एंड कश्मीर की पॉलिटिक्स के रिलेटेड जो डायरेक्शंस हैं, जो पॉलिटिकल सिस्टम के रिलेटेड हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन के रिलेटेड जो मैटर्स हैं, वो 2 हैं सर। तो उनमें एक मुद्दा है कि भाई स्टेट में जो स्टेट अरेस्ट वाइज स्टेट अभी जो जम्मू एंड कश्मीर की 2 ड्यूटी बन गई है। सबसे पहले 30 दिसंबर ये डेडलाइन दी है जे इलेक्शन करवाने। तो और जब ये इलेक्शन होगी, अभी ये आपने पहले बात की कि पार्लियामेंट के इलेक्शन हो जाएगी और जो भी गवर्नमेंट बनेगी 4 जून में सारा आ जाएगा। और उस गवर्नमेंट ने, देखिए मैं एक और बात बता दूं, ये जो डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने दी है ये गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट जो भी आएगी तो उनको ये जो सुप्रीम कोर्ट की जो डायरेक्शन है उनको फॉलो करना पड़ेगा, कंप्लायंस करने पड़ेगा। एक है इलेक्शन का और दूसरा स्टेटहुड का। तो इलेक्शन की उन्होंने डेट दे दी है, और इलेक्शन के बारे में आप देखो न्यूज में जो होम मिनिस्टर साहब ने भी कहा है और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी है, और हमारा मुझे लगता है इलेक्शन के रिलेटेड सब कुछ तैयार है। एक बार आपको याद होगा गोके साहब, हमने ये बात की थी कि भाई 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात होती है, बिल्कुल तो जम्मू कश्मीर से ही शुरू किया जाए। हमारे पास 3 इलेक्शन ड्यू हैं,
तो उसमें कुछ मेरे साथ मैंने बात की थी, कश्मीर के कुछ लोग भी जुड़े थे। तो लॉयर्स फेडरेशन है हमारी, कुछ लोग वकील लोग थे, कुछ सियासी लीडर भी थे। तो हमने कहा देखिए पहले पार्लियामेंट की इलेक्शन भी ड्यू है, स्टेट ड्यूटी असेंबली की भी ड्यू है जो जम्मू कश्मीर को है, लद्दाख में तो है ही नहीं। और तीसरा मैंने कहा जो हमारे लोकल बॉडीज के पंचायती राज पंचायत बिल्कुल करवा लो। तो चलो ये लेजिस्लेटिव विजडम है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, और हमारा काम है जो आप लोग हैं और हम जो लोग हैं जो आप ये वक्तन वक्तन ये अपनी बात कहते रहते हैं, क्योंकि आप फोर्थ पिलर हो और मैं भी थोड़ा सा कानूनी चर्चा जो चलना, तो बिल्कुल आप सेवानिवृत्त जज हैं और आपकी महारत यह है कि सेवानिवृत्त होने के बाद भी आपने एक्टिव रखा और ना जाने कितनों को कानून के बारे में आपने कानूनी चर्चा, आपका बड़ा शानदार कार्यक्रम है, ना केवल जम्मू कश्मीर भारत और विदेश में भी देखते हैं। तो साहब दो चीज़ें जानना चाहूँगा कि जैसे कहा गया जी हम स्टेटहुड वापस दे देंगे, चुनाव भी करवाएंगे, क्या ये पहले विधानसभा के चुनाव के लिए घोषणा होगी या पहले ही स्टेटहुड की बात कर देगी? ये दर्शक जानना चाहेंगे क्योंकि एक कानूनी मुद्दा है और कानूनी मुद्दे के विशेषज्ञ इस समय मेरे साथ सीधे प्रसारण में। सर ये नगोके साहब ये बड़ा इंटरेस्टिंग और यही देख रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है इसकी नजर, क्योंकि जम्मू कश्मीर को आपको पता है दुनिया की नजर होती है इसमें, और हम कहते हैं कि हमारी एक डेमोक्रेसी वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है और ये मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, कि ये हमारी जो डेमोक्रेसी है ये इनहेरेंट है, जो हमारा संविधान है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। तो मैं ये कहता हूं, आपसे एक बात करता हूं, तो सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है उसका टेक्स्ट बता दो जो आपने क्वेश्चन पूछा है। उन्होंने जब आर्टिकल 3 जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में बात हुई उस पे इंटरप्रिटेशन करना चाहिए, तो उसमें क्या था कि आपको कोई स्टेट है, अगर उसका कोई पार्ट काटना है, कोई नई स्टेट उसमें से बनानी है, उसको कम करना है या इंक्रीज करना है, दूसरी स्टेट का एरिया लेके या दूसरी किसी एरिया लेके जो विद इन इंडिया जो भी अडजाइनिंग स्टेट्स है, तो वो कर सकते हैं। लेकिन जो ये है कि उसमें थोड़ी सी बात ये भी आई कि ये जो असेंबली उस वक्त की थी उस नहीं थी उस वक्त, क्योंकि उस वक्त आपको पता है ये जो प्रेसिडेंशियल रूल था, पहले गवर्नर रूल था, जब 2019 को ये पॉलिटिकल चेंजेस जो आए, तो ये एक क्वेश्चन उठा वहां पे कि भाई क्या, और क्रक्स क्या था उसका, क्या एक स्टेट 2 यूनियन टेरिटरी में बदल जा सकती है। तो ये बड़ा उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जो यूनानिमस फैसला है इस पे, उसने कहा कि भाई एक तो कार्व हो गई लद्दाख के बारे में, वो हम इंडोर्स करते हैं, वो हम इंडोर्स करते हैं कि ड्यूटी जो लद्दाख की बनी है, जो आर्टिकल 3 आप कह सकते हो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो रेलेवेंट आर्टिकल है उसको इन्वोक किया गया, लेकिन बाकी हम पार्लियामेंट ऑफ इंडिया पे छोड़ते हैं कि वो कब जम्मू एंड कश्मीर को जो इस वक्त ड्यूटी है इसको स्टेटहुड का रिवाइव देंगे, रिस्टोर करेंगे। तो अभी जो आपने क्या बात की है कि लोगों में बात है, हम तो ये कहते हैं कि भाई आप इस जो पार्लियामेंट की इलेक्शन होती है, जो नई गवर्नमेंट बनती है 4 जून को बन जाएगी, इसको मुझे लगता है अगर आपने जम्मू एंड कश्मीर को इंटेग्रेट करना है, और जो हो चुका है आपने इस असेंबली इलेक्शन में देखा कि सॉरी पार्लियामेंट इलेक्शन में देखा कितनी पार्टिसिपेशन है, और कहते हैं ये 30-35 साल की हिस्ट्री क्रिएट गई है। तो लोगों का एक वो वाली बात भी है कि हमें, मैं कहता हूं स्टेटहुड पहले दी जाए जो भी गवर्नमेंट आए, और उसके बाद इलेक्शन करवाए, ताकि लोगों में विश्वास जगे। और जैसे हमारे संजय कृष्ण कौल साहब जो जस्टिस थे, उन्होंने ये कहा कि एक लोगों को रिकंसाइल करना होगा, कंसिलेशन लाने होगी, विश्वास बढ़ाना होगा गवर्नमेंट आपको। तो सर अगर स्टेट जो हुड पहले मिल जाता है और इलेक्शन भी उसके बाद हो जाती है,
तो इसमें क्या सोने पे सुहागा हो जाएगा। मेरा ये आप बिल्कुल सुभाष गुप्ता साहब, केंद्र सरकार की दरिया दिली है, और खास करके प्रधानमंत्री की, गृह मंत्री की, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के, उनके मंत्रिमंडल की, उन्होंने एक दरिया दिली की कि यहाँ जम्मू कश्मीर की जो 5 लोकसभा की सीटें हैं उसमें जम्मू डिवीजन का थोड़ा सा हिस्सा राजौरी पुंछ का दक्षिण कश्मीर से मिला दिया। एक अच्छी शायद सोच थी कि चलो जम्मू कश्मीर हमेशा अलग ही है, तो जम्मू कश्मीर एक, जैसे पंजाब जैसा एक है, मगर पंजाब के 3 हिस्से माने जाते हैं, माजवा, मालवा, माजा, दोआबा। इसी तरीके से जैसा जम्मू कश्मीर में एक जम्मू था, एक कश्मीर था, लद्दाख हमसे अलग हो गया, मगर आज भी जम्मू एंड कश्मीर है। और अक्सर हम कहते हैं कि जब अगर हम नेशनल हाईवे पर जाएं, जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर, तो जैसे ही जौहर टनल खत्म होती है तो इधर जम्मू, उधर कश्मीर है। अब बीच में आ गया हमारा दूसरा जो मुफ्ती साहब ने या बाबा कौम ने बहुत अच्छा वो बनाया, उसमें जोड़ दिया दिस वाज ए गुड साइन। मगर जब साहब एक चीज सरकार की वाकई भारतीय जनता पार्टी की प्रशंसा करनी होगी एक तरफ से, कि उन्होंने बहुत कुछ देखकर जम्मू कश्मीर की 3 लोकसभा कश्मीर की घाटी में अपना उम्मीदवार नहीं बनाया। हालांकि उम्मीद ये चल रही थी कि राजौरी अनंतनाग से उनके पास एक ऐसा युवा एक आईएएस अधिकारी था जिसकी बहुत चर्चा हुई, वो भी इसी लोकसभा क्षेत्र का सन ऑफ द सॉइल है, गुड ब्यूरोक्रेट है, और जम्मू कश्मीर की जो बहुसंख्यक समुदाय है उससे बिलोंग करता है, वो उसको टिकट मिलेगी। और दावा यह था कि उसको टिकट अगर दी जाती है तो कम से कम उनमें क्षमता है कि 15 सीट तक वो कश्मीर घाटी में भगवा फहरा देगा। मगर टिकट नहीं दी गई, बहुत सोच समझ के जो भी सरकार ने किया, क्योंकि हम लोग तो कह लीजिए, मैं तो जैसा अपने आप को पत्रकार मानता हूं, मैं कुएं का मेंढक हूं, क्योंकि हम जम्मू कश्मीर में है, केंद्र में बड़े बड़े योग्य विद्वान हैं। मगर जब साहब यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने दरिया दिली की देखा, शायद हम हार सकते हैं, और बी टीम उन्होंने आगे ला दी। अब यहाँ पर जब भारतीय जनता पार्टी जज साहब है ही नहीं है, हर केंद्र सरकार कोशिश करता है, चाहे कांग्रेस हो, जनता पार्टी हो, बीजेपी हो, कि हमारा हर जगह प्रभुत्व हो। और ये भी क्या आरोप वर्तमान सरकार पर भी जैसा लगते रहे हैं कि इन्होंने प्रजातांत्रिक सरकारों को गिरा भी दिया, अपनी बना ली। खैर वो तो उनका विषय है, हम उसमें नहीं जाएंगे जज साहब। मगर आपका असीम अनुभव एज ए कानून विशेषज्ञ, ना जाने कितने साहसिक फैसले आपने किए हैं। मुझे याद है एयरफोर्स की जो हत्याकांड हुआ था, आप सीबीआई में थे, जज थे, और बहुत से अपने फैसले, बहुत जबरदस्त फैसले दिए। और एज अलग मुझे आपका रेलवे वाला जज याद है, जब रेलवे में आपने नया इतिहास किया। आप जहां जहां भी जज रहे हैं, इवन कश्मीर में, यू हैव क्रिएटेड हिस्से, न्याय को आपने मजबूत किया। आपसे इस कार्यक्रम में जानना चाहूंगा, जब सब भाजपा तो है नहीं, बी टीम थी, अगर यहाँ से सब कुछ अगर रिजल्ट होता है तो आने वाला समय बताएगा, मगर जब सब कहा यह जा रहा है कि कश्मीर की 3 लोकसभा की सीटों में लोगों ने अपना जमकर मतदान इसलिए दिया कि हमारी बहुत सी ख्वाहिशें हैं कि जो सत्ता टूट जाए, फिर ना जाने कितने असंख्य कश्मीरी बच्चे जो यहाँ अलग अलग देश की जेलों में हैं वो बाहर आ जाएं, बहुतों की संपत्ति जब्त हो जाए, उनको मिल जाए, रोजगार मिल जाए। हालांकि कहते हैं विकास कार्य हुआ। ये बड़ी जब सब उलझन वाली बातें हैं। याद करिए, आप उस समय बहुत योग्य एडवोकेट थे 1987 में, जब मफ लड़ी थी, मफ को हराया गया जानबूझ के, इसके बाद आतंकवाद की सीमा जो है वो धधक गई। और अब जो सब जो सिचुएशन है, लोगों ने जमकर वोट दिया अपनी बात रखने के लिए। कहा यह जा रहा है वो आक्रोश का वोट था, वो मानते हैं, बहुत से इंटरव्यू देखे। खैर, अब जैसा क्या ऐसे में भारतीय जनता पार्टी जानती है कि हमें कश्मीर में जब हमारा उम्मीदवार ही नहीं है, हाउ वी कैन फाइट इलेक्शन। और 3 जो बी पार्टी कहा जाता था, तो उनका भी सर किरदार, मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहूंगा। क्या ऐसे में संभावना है कि फिर भी भारत सरकार जो है, उम्मीद यही कह रही है, सरकार पुनः आएगी, इतनी दरियादिली करेगी कि उनको कुछ नहीं उसके पास, यहाँ सब कुछ विपक्ष को सौंप कर, जो वहां पर बहुत से दर्द लगे हैं उन पे मरहम लगेगा विधानसभा के चुनाव करवाकर। सर देखिए, मैं ये जो आपने बातें की हैं, कुछ पॉलिटिकल बातें हैं, मैं पॉलिटिक्स में नहीं जाऊंगा। मैं सिर्फ ये कहूंगा कि जैसा पॉलिटिकल बातें नहीं, सच्चाई है। जब सुभाष गुप्ता जी, सच्चाई यही है ना सर। मैं ये कहूँ, हर एक पॉलिटिकल पार्टी की अपनी स्ट्रेटजी होती है, अपना एजेंडा होता है, लेकिन लोगों का भी एजेंडा है। इस डेमोक्रेटिक सिस्टम में
जो पॉलिटिकल सोच एक लीडर में है, वो उससे आप एक्सपेक्ट करेंगे इलेक्टर में, वोटर में उससे ज्यादा है। ये समझना चाहिए। तो इसलिए जो आपने कहा कि इलेक्शन, मैंने पहले ही बात की है कि इलेक्शन में अच्छी पार्टिसिपेशन हुई है, तो यही जो भी उन्होंने समझा है। मैं कहता हूं जो भी गवर्नमेंट आए, जो भी पॉलिटिकल पार्टी हुकूमत बनाए, वो कश्मीर में एक्सपेरिमेंट ना करें। वो बिल्कुल डेमोक्रेटिक सिस्टम से इसको समझे कि कश्मीर कैसा है। आप पीओके को इधर लाना चाहते हो, पहले ये लोगों को, इन लोगों को अपने साथ रखो जो आपके साथ आने के लिए तैयार हैं, तैयार हैं। प्रोग्राम किए, लेकिन जब आप लोग, जैसे आपने कहा, एक नेशनल पार्टी है, मैं पॉलिटिकल बात नहीं करूंगा, लेकिन आपकी वो अगर अपने कैंडिडेट नहीं खड़े करती कश्मीर में, पर्टिकुलर कश्मीर वैली में, और उसके साथ जो आपने कॉन्स्टिट्यूंसी जोड़ी, पुंछ का एरिया और रजौरी में भी नहीं खड़े किए, जो अनंतनाग रजौरी कॉन्स्टिट्यूंसी जब पुंछ कॉन्स्टिट्यूंसी है, तो क्या दिखाया उन्होंने। आप बी टीम की बात करते हो, बी टीम, सी टीम, डी टीम। मुझे नहीं लगता कि मैं कोई पॉलिटिकल बंदा नहीं हूं, नहीं मैं सियासी बात करता हूं, लेकिन ठीक है, उनकी अपनी स्ट्रेटजी है, लेकिन लोग, वोटर, इलेक्टर सब देखता है कि कौन कहां पे खड़ा है, क्या वो खड़ा है और क्या वो चाहता है। तो हमारा यही एक है कि ये डेमोक्रेसी है, असेंबली इलेक्शन होंगे, चाहे एज ए ड्यूटी होंगे या स्टेटहुड के बाद होंगे, तो पॉलिटिकल हुकूमत बनेगी, जिसकी भी बनेगी, वो पॉलिटिकल हुकूमत अपने डिसीजन खुद लेगी और उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो स्टेट सेंटर में हुकूमत बनती है, जो पार्लियामेंट्री सिस्टम वहां पे जो हुकूमत में होगा, उससे कैसे कोऑर्डिनेट करना है। और जम्मू कश्मीर की तरफ इन्होंने ज्यादा ध्यान देना चाहिए। जो आपने बात की है ना 1987 की बात की, कि भाई वैसा हुआ तो कश्मीर में ये मत समझो कि सब कुछ ठीक हो चुका है। हर एक ठीक जो है, जैसे आपने कहा, इस पार्टिसिपेशन से बहुत कुछ बातें निकलती हैं। ये चलो, ये लोग समझदार हैं, जो पॉलिटिकल लोग हैं, ये क्या क्या चाहते हैं, कैसे, लेकिन ये मत समझे कि ये सारा कश्मीर हिंदुस्तान, मतलब वो हिंदुस्तान का से इंटेग्रेट हो गया है, लोगों की भावनाएं खत्म हो गई हैं, लोग अभी भी पॉलिटिकली अवेकन्ड हैं, अवेयर्ड हैं। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्री एंड फेयर इलेक्शन और फ्री एंड फेयर पॉलिटिकल सिस्टम जम्मू कश्मीर में लाएगा, और पर्टिकुलर जो आपने 1987 की बात की, असेंबली को रिवाइव करेगा, और असेंबली इलेक्शन जहां हमारे जो नीचे हैं पंचायत वाली, और इनको फेयर एंड फ्री करेगा। कोई इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। बिल्कुल जज साहब, आपका बिल्कुल जज सुभाष गुप्ता साहब, आपका बहुत एक्सपीरियंस है, दर्शकों को, दर्शक भलीभांति परिचित हैं, क्योंकि आप कानूनी चर्चा में बहुत शानदार कानून की बातें लाते हैं। पर मैं एज ए एंकर, और मजे की बात है कि जिस अंतरराष्ट्रीय सीमांत क्षेत्र में आपका जन्म हुआ, मेरा भी अंतरराष्ट्रीय सीमा, जो भारत पाक अंतरराष्ट्रीय सीमा है, वहां जन्म हुआ। मैंने आपको सर बहुत अच्छी प्रैक्टिस करते सांबा में भी देखा, जम्मू में देखा, और जज की करामात मैंने सबको, मैंने खुद देखा, बिकॉज मैं बाहर का भी नहीं हूँ सर। अब जब सब सवाल इस बात का नजर आ रहा है कि बहुत अच्छा लोगों ने वोट दे दिया, और वो तो जब अब ईवीएम खुलेगा पता लगेगा, मगर कहते हैं ना कि जो पुराना डाकिया है ना जज साहब, वो लिफाफा देख के मजमून भाप लेता है सर। तो आप भी जानकार हैं, चूंकि आप विद्वान हैं, डेमोक्रेसी के चार पहियों में आप भी वन ऑफ द, और बड़े कम जजेस ऐसे होते हैं जज साहब जो सेवानिवृत्त के बाद पब्लिक सर्विस कमीशन में गए, और इसके बाद कानूनी चर्चा में आप कितने आईएएस अधिकारियों को, लॉ ग्रेजुएट्स को बता रहे हैं, और हमें भी आप इतनी ब्लेसिंग देते कि कानून की बातें आपसे जनता को लेकर सच्चाई पता लगे। जो हमारा सिर्फ काम है जनता को जागरूक करना, जनता को बताना, वी आर नॉट ए लीडर। अब जैसा एक कुछ सवाल सामने खड़े होते हैं, और मैं चाहूंगा कि उसमें कोई पॉलिटिकली बात ऑनरेबल सुभाष गुप्ता जज साहब नहीं है, कि जब
रणछोड़दास होगी जब भारतीय जनता पार्टी ने मैदान ही छोड़ दिया। अगर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती, जो मर्जी होता। अब देखिए उन्होंने पुराने अपने दोनों कैंडिडेट रिपीट किए, जम्मू के, वो जीते हारे, और यहां अभी तक क्या बात निकल गई है वो तो बाद में पता लगेगा, मगर बहुत सी चर्चाएं चल पड़ी हैं दोनों ही सीटों पर, और अब वो सामने आ जाएगा। मगर जज साहब, अगर यहाँ आपने मैदान ही छोड़ा, यहाँ दोनों सीटों पर आपने पुराने कैंडिडेट रिपीट किए, बहुत अच्छा, मगर जनता का आपने कभी विश्वास लिया? क्या कश्मीर घाटी चाहती थी, या कश्मीर घाटी को वर्करों का क्या होगा, भारतीय जनता पार्टी कर्मठ कार्यकर्ताओं का क्या होगा? अब वो जो डॉक्टर अंद्राबी, उन्होंने पूरी जीवन समझी है, वन ऑफ द मोस्ट शी इज एजुकेटेड, शी इज पोस्ट ग्रेजुएट, उनको सरकार ने बहुत औहदा भी दिया है, वो भी चाहती थी मैं इलेक्शन लड़ूं, लेडीज को इन्होंने दिया नहीं, वो महिला थी, बारामूला से वो लड़ती या उधर से लड़ती, भारतीय जनता पार्टी के ना, उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया, जैसा आपको पता है डॉक्टर अंद्राबी ने, वो भी नहीं आई। अब डॉक्टर साहब, ऐसे में जब आप रणछोड़ भाग गए, अब चुनाव आप करवाते, हम यहाँ से इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, तो क्या आपने हमेशा कहा है कि जम्मू कश्मीर को 3 खानदान लूट गए, अब यही अगर आप नहीं चुनाव लड़ेंगे तो फिर या तो नेशनल कॉन्फ्रेंस आएगी या कांग्रेस आएगी या पीडीपी, यही होगा ना जज साहब। बीसी पार्टी सीधे नहीं आई, तो क्या समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी केंद्र में कहेगी आ बैल मुझे मार, और ऐसे में वो चुनाव करवा लेंगे, जबकि उन्हें पता है कि हमारे पास जो बंदे नहीं होंगे। जी गोके साहब, आपने जो किया ना क्वेश्चन, जो पब्लिक डोमेन में क्वेश्चन है कि आप भारतीय जनता पार्टी ने कश्मीर में इलेक्शन नहीं लड़ा, यही है ना मेंबर जो पार्लियामेंटेरियन, और कश्मीर में नहीं, आप जम्मू का एरिया भी जोड़ लो और जोरी पुंछ का एरिया भी जोड़ लो, तो वो जम्मू का था, आपने बहुत अन्य किया, बिल्कुल ठीक जैसा। जो ये क्वेश्चन ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी को पूछा गया, कोल साहब को, जो भारतीय जनता पार्टी के कश्मीर के किसी पत्रकार ने, तो उन्होंने कहा कि जब शेर मारता है, छलांग मारता है, लंबी छलांग मारता है तो पीछे हटता है, तो मुझे नहीं समझ आई ये पीछे हटना किससे बात है। मैं गालिब दिल को, जज साहब गालिब दिल को तसल्ली देने के लिए ये ख्याल अच्छा है जी सर, बात जारी रखें। तो एक और बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखिए इससे क्या इफेक्ट होगा मुझे नहीं पता, ये लोग दानश्वर लोग हैं, पॉलिटिकल लोग हैं, लेकिन इसमें जम्मू के लोगों में और पूरी जो इंडिया के लोग जो एक अपने आप को नेशनलिस्ट कहते हैं, और जो 370 की जो इंटेग्रेट हुआ है, जैसे भी पॉलिटिकल सिस्टम चेंज हुआ है जो जम्मू कश्मीर के रिलेटेड, तो वो उनके मन में क्या होगा कि कश्मीर में ना इलेक्शन लड़ना भारतीय जनता पार्टी का, वो आप लोग वोटर डिसीजन लेंगे। लेकिन एक बात जाती है, एक बार मुझे याद आता है, ये जो आपने बात कही, ये बात कैसे लोगों में डाइजेस्ट होगी, जब लोग ये कैसे बात मानेंगे जो एक बात में कही गई कि जम्मू का चीफ मिनिस्टर होगा जम्मू कश्मीर की असेंबली में, और अभी भी दहाड़ रहे हैं होगा साहब, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के कुछ नेता अभी भी दहाड़ रहे हैं कि हमारा चीफ मिनिस्टर होगा। अरे तो मैदान आपने छोड़ दिया तो कैसे होगा? कैसे नहीं, चलो चीफ मिनिस्टर की बात अलग है, लेकिन लोगों में क्या गया, कश्मीर में ना इलेक्शन लड़ना, पॉलिटिकल सिस्टम में ना आना, मैं ये जहां तक चला जाऊंगा, ये डेमोक्रेसी है, इसमें पार्टिसिपेशन क्या नहीं है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, हमारा जो स्वीप प्रोग्राम ना, उसमें मैंने काफी काम किया, उसने कहा सिस्टमेटिक एजुकेशन देनी है वोटर को, जो बार बार इलेक्शन कमीशन, और पार्टिसिपेशन क्या नहीं है भाई, पार्टिसिपेशन जब आप कैंडिडेट ही कर रहे हैं, आपका वोटर कहां जाएगा? जो भारतीय जनता पार्टी का वोटर जो कश्मीर में, जो आपने कैंडिडेट तो बता दिए, वहां पे अगर ग्रास रूट पे आपने काम किया है, अगर आप चीफ मिनिस्टर बनाना चाहते हो तो ऑब्वियसली, और जो पुंछ और जोरी का एरिया जो पार्लियामेंट्री सिटी को कश्मीर के साथ इन्होंने ही जोड़ी, तो वो फिर जो आप बातें कह रहे हैं लोग समझेंगे, और ठीक है, डेमोक्रेसी रिप्रेजेंटेटिव है, जहां हम डायरेक्ट प्रेसिडेंट नहीं चुनते, प्राइम मिनिस्टर नहीं चुनते, ये पार्लियामेंट चुनती है, आम पार्लियामेंट के जो एमपी हैं, मेंबर पार्लियामेंट चुनते हैं,
बात ये करते हैं, कानून ये बताते हैं, सब कुछ ये करते हैं, लेकिन फिर ये इनका काम है, लेकिन फिर भी बात तो आती है ना डेमोक्रेसी, उसमें आप एजेंडा होता है, मैनिफेस्टो होता है पार्टीज का, और आगे कैसे वोटर्स को एक्सप्लेन करोगे ये जो जज साहब, बिल्कुल ऑनरेबल जज साहब, मैं चूंकि पत्रकारों को भी दर्द है और आप भी सर भली भांति से परिचित है, 38 साल मुझे पत्रकारिता में जम्मू कश्मीर में हो गया और ग्राउंड में मैंने पत्रकारिता की। हमने वो भी ऑनरेबल जज साहब समय देखा, चाहे 1986 की इलेक्शन थी असेंबली की, ऑनरेबल जज साहब, या उससे पहले लोकसभा की थी। भारत सरकार, जम्मू कश्मीर सरकार, हम जो एक्रीडेटेड जर्नलिस्ट थे, जज सुभाष गुप्ता साहब, उनको सरकार ले जाती थी भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर्स में दूर दराज इलाकों में। अब तो ये हालत है कि आप को अगर किसी ने शुरू में इलेक्शन कार्ड बना दिया 5 चरणों में, जैसा जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए, अगर किसी ने जर्नलिस्ट ने, और जो एक्रीडेटेड जर्नलिस्ट हैं, अब तो एक्रीडेशन ही अभी 3 सालों में पत्रकार को की नहीं, वही पुरानी एक्रीडेशन, मैं जिससे मेरा एक्रीडेटेड है, हमें ब्यूरो चीफ फॉर जो हमारा कश्मीर से निकलता, बिल्कुल बिल्कुल, आप तो सीनियर पत्रकार हैं। अब जज साहब, हम मैं भी शामिल था, कुछ पत्रकार लेट हो गए पहले चरण के लिए, वो अपनी एप्लीकेशन नहीं दे पाए, उनको इलेक्शन कवर करने के लिए फर्स्ट फेज के, यानी कि फर्स्ट फेज सेकंड फेज पहले में दे दी गया। अब एक बंदा कहता मैं फर्स्ट फेज आई एम अनएबल टू डू इट, मैं सेकंड फेज करूंगा, मैं जम्मू का करूंगा, थर्ड फेज में वहां करूंगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने पत्रकारों को दुत्कार दिया। क्या डू यू फील दिस इज डेमोक्रेसी? और जो कर रहे हैं, तो वही जज साहब, आखिर में चूंकि समय हम बहुत तेजी से भाग रहा है, उपकार फिल्म का डायलॉग प्राण का था, राशन पर भाषण है, भाषण पर राशन, ये मनोज कुमार की फिल्म थी। आखिर में जानना चाहूंगा सर, इतना अनुभव आपने बात क्योंकि ना कहूं दोस्ती ना कहूं से बैर, क्या ये इज इट दिस इज अ डेमोक्रेसी ऑफ आवर कंट्री एंड पर्टिकुलर? यही जो ब्यूरोक्रेटिक माइंडसेट है ना, चाहे इसी है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, इनका ब्यूरोक्रेटिक माइंड में जे लकीर के फकीर है। भाई हमने जो निकाल दिया, जिसको पत्रकार का देना था फर्स्ट पेज में उसने ले लिया, एंड मैटर एंड्स। एक्सपेंशन कुछ नहीं है, कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है सोच में, यही तो है। आज क्या है, आज सुप्रीम कोर्ट के पास कराई चल रही है कि भाई आप डाटा क्यों नहीं देते मार्केट में, पब्लिक डोमेन में डाटा क्यों नहीं देते। भाई आपके पास जो आप बात हुई है, सिंपल सी बात है, अगर जो एजेंट है, पॉलिटिकल एजेंट है, हर एक बूथ का के पास आपको डाटा उसको दे देते हो, तो कंपाइल करने में कितना टाइम लगता है। जैसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने, जब एसबीआई ने कहा हमें टाइम लगेगा इलेक्टोरल बॉन्ड केस में, कि हमें लगेगा जून तक टाइम, तो जब सख्ती बरती गई तो शाम को डाटा भी आ गया, बिल्कुल जैसा। ये बातें जो है ना, ये जो माइंडसेट है ना, ये सिर्फ बंद करा हुआ है, डब्बा बना दिया है। जज साहब, वो दिन बिल्कुल जज साहब, क्योंकि बहुत बात करना चाहता था, हम पहले समय की घड़ी से आगे जाने, घड़ी आगे नहीं जाने देते। चाहे आप देखिए इंदिरा जी के समय में इमरजेंसी लगी, बाद में क्या असर हुआ, और ये वो नेता हैं जो कहते थे हम पर इमरजेंसी लगी तो हमने न्याय दिया, तो कहाँ न्याय मिला सब जानते हैं। और मैं जज सुभाष गुप्ता साहब आपका दिल से आभारी हूं, बेबाक टिप्पणी की है, क्योंकि हमने प्रजातंत्र को मजबूत करना है, और इस डेमोक्रेसी के जो 4 पिलर हैं उसमें आप भी हैं सर, और एक हम हैं, और मुझे आशा है इस तरह आप लगातार आशीर्वाद तभी मीडिया को देते रहेंगे, अनुभवी हम बातें दर्शकों करेंगे, ये हमारा काम है। एक बार पुनः आपको धन्यवाद देते हुए एक आश्वासन आपसे लूंगा, फिर जब कभी ऐसी बड़ी विकट समस्या जो आज जैसे हमने सुलझाई, सरकार भी कोई हमारा काम तक पहुंचाना हमने पहुंचा दिया, आगे भी इस तरीके का अनुभव आप साझा करते रहेंगे। आपको धन्यवाद देते हुए साथ ही साथ आपकी बात लंबी जाती है, आपकी बात लंबी जाती है, ऐसी बात सर जब भी जज साहब किसी पत्रकार की निकलती कहती बात से जाएगी तो दूर तक जाएगी। मुझे उम्मीद है कि दिल्ली तक ये बात पहुंच गई होगी। जो आपकी बात ज्यादा लंबी जाती है, आपकी बात ज्यादा लंबी जाती है, सीनियर पत्रकार। थैंक यू वेरी मच फॉर योर सो गुड वर्ड सर। आपसे इजाजत दर्शकों, और इजाजत ऑनरेबल जज से भी, और आपसे यही वादा करते रहेंगे, हम अपना दायित्व निभाते रहेंगे। शख्सियत थैंक यू सर, यही कार्यक्रम